Hello students, today we are going to discuss about the development of the periodic table, how periodic table has been developed. So students, first of all, let me introduce, today we are going to discuss class 11, chapter number 3, classifications of elements and periodicity. First of all, in the previous video already I had explained to you how the periodic table has been formed. किस तरह से periodic table का development हुआ, कितने साइंटिस्टों ने उनको अरेंज किया, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किए थे. तो सबसे पहले आप लोग एक बार इस चीज़ को देख लीजिए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एक्टिविटीज़ इन द सर्च फॉर ऑर्डर, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन टू द कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू their common feature, it becomes easier to describe them. Moreover, it may be possible to discover an underlying cause for a particular order. This is the turn may lead to a significant scientific discovery. किसी भी चीज़ का जब कोई साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती है तो उसको एक ऑर्डर में रीअरेंज किया जाता है, जिस ऑर्डर के तहत अगर फिर बाद में कोई नया चीज़ डिस्कवर हुआ तो उसको उसके बाद रखा जाना चाहिए. एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो होता है साइंटिफिक डिस्कवरी का होता है. उसी तरह से जैसे आपने देखा था कि सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे पहले अफबाओं ने कहा था कि पहले लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा, उसके बाद हायर एनर्जीज में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. ठीक उसी तरह से अगर कोई भी एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस होता है, वैसे तो 19th सेंचुरी तक अगर हम बात करें, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1801 से लेके 1899 तक या 1900 तक आप बोल दीजिए, ये 19th सेंचुरी का दौर था जिस समय केमिस्ट ने बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किए और उसके बाद धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर हो गया तो उसके बाद बहुत सारे लार्ज नंबर में एलिमेंट्स आए. तो धीरे धीरे हर साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यूज़ रखा था. अगर हम बात करें डॉब्रेनर की, तो डॉब्रेनर ने 1829, उसका पूरा नाम था जॉन डॉब्रेनर, उसने एब्जॉर्ब किया और उसने अपना ट्रेड्स लॉ दिया. उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ट्रेड्स लॉ में सेम होना चाहिए और पहला और तीसरा एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होगा उसका एवरेज जो होगा वो दूसरे का होगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरह से डॉब्रेनर ने अपना ट्रेड्स लॉ दिखाया था. मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ जिस इमेज से आपको पता चलेगा कि डॉब्रेनर ने क्या कहा था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉब्रेनर ने जिस तरह से कहा था लिथियम और पोटाशियम, इस दोनों का एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो सोडियम का एटॉमिक मास होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटाशियम का 39. दोनों को अगर एवरेज निकालने पर 39 + 7/2 23 जो है सोडियम का मास होगा. लेकिन जब वो नेक्स्ट पीरियड में जो गए अपने ट्रेड्स लॉ को फॉलो करने के लिए, तो उनका ट्रेड्स लॉ में वेरिएशन आने लगा जिस कारण से उनकी थ्योरी फेल भी हो गई. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम तक तो सही था, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इनका जो है फेल हो गया. क्लोरीन का एटॉमिक मास 35, ब्रोमीन का 80 होता है और आयोडीन का 127. 35.5 + 127/2 कीजिएगा तो 81.25 आता है, लेकिन ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है. उसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम में, कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास का जब एवरेज निकालेगा तो 88.5 होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम का मास 88 है. तो इस तरह के वेरिएशंस के कारण डॉब्रेनर की थ्योरी फेल हो गई थी. तो डॉब्रेनर ने जो कहा था, according to him, the physical and chemical properties of the elements in a group must be equal and the atomic weight, that is the roughly the average of other two. Since Dobrener's trade included only a few elements, this relationship was not considered a good classification. Other attempts to relate the properties of the elements to their atomic masses were not successful, partly because of their poor reliability of the available values for atomic masses. तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से डॉब्रेनर की थ्योरी फेल हो गई थी. उसके बाद आए थे न्यूलैंड साहब 1864 में. ये हमारे इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका जॉन न्यूलैंड्स इनका पूरा नाम था, और इन्होंने एलिमेंट्स को सारेगामापाधानिसा इस म्यूजिकल अरेंजमेंट पर इन्होंने ऑक्टेव्स लो, अष्टक नियम इसको कहा जाता है. अष्टक नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक 8वां एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन्होंने देखा कि सेम है. स्पेशली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था और इन्होंने देखा कि 1864 में द इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स नोटिस दैट व्हेन द नोन एलिमेंट्स वेर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एवरी 8 एलिमेंट्स हैज़ सिमिलर properties. Newlands referred to this peculiar relationship as the law of octaves. However, this law turned to be inadequate for the elements beyond calcium. देखो कैल्शियम तक इनका जो है सही चला था,
जिसमें कैल्शियम तक का मतलब उसमें बहुत ही कम एलिमेंट्स का इन्वेंशन हुआ था, 35 एलिमेंट्स का। वहाँ माना जाता था 32 एलिमेंट्स उस समय था जब डॉबरेनर ने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर न्यूलैंड साहब ने भी जब अरेंज किया तो कैल्शियम तक उनकी प्रॉपर्टी सही गई थी, लेकिन फिर ये क्रोमियम, टीन, मैग्नीशियम के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ गलत होने लगी, क्योंकि ये लोग जो है एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने अपना अरेंज किया था। तो यहाँ पर जो न्यूलैंड्स का ऑक्टिव लॉ था, दैट वाज inadequate for the elements beyond the calcium, though ridiculed for leaving blank spaces for the yet undiscovered elements. He was the first foreigner of the present periodic table and was awarded by Davy Medal by the Royal Society. उस समय में कोई भी आदमी अगर बहुत बड़ा काम करता था, बहुत बड़ी खोज करता था, तो उनको रॉयल सोसाइटी के तहत डेवी मेडल दिया जाता था। तो नोवेल ने, ये हमारे न्यूलैंड्स ने बहुत बड़ा काम किया था, जिस प्रमाण पर उन्हें ये रॉयल सोसाइटी की तरफ से डेवी मेडल का पुरस्कार मिला था। उसके बाद जब आपने देखा कि इनकी थ्योरी भी जो है कैल्शियम के बाद फेल हो गई, उसके बाद आए दिमित्री मेंडलीव। ये दिमित्री मेंडलीव जो थे रशियन के थे। द मेजर पोर्शन ऑफ द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल मस्ट गोज टू रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोक मेंडलीव। ये जो है दिमित्री का पूरा नाम है, आप देख सकते हैं मेंडलीव हम लोग बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है दिमित्री लेवेनवुक मेंडलीव। ये जर्मन जूलियस, इनके साथ एक और केमिस्ट था, एंड द जर्मन जूलियस लोथर मेयर। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा नाम है जो हमें याद भी रखना है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे पीरियोडिक टेबल बनाने में, जिसमें दिमित्री मेंडलीव ने बोथ observed independently that properties of the elements can be represented as periodic functions of their atomic weight। दोनों ने काम किया था और दोनों का अलग अलग महत्व था। जो मेंडलीव ने कहा था पीरियोडिक फंक्शंस जो होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल का, वो उसका एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट के आधार पर किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। जो मेंडलीव ने अपना पब्लिश किया था फर्स्ट अकाउंट ऑफ इस पीरियोडिक टेबल सिस्टम 1 1869 में, ये हमारे मेंडलीव साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल बना करके दुनिया के सामने रखा भी। अ फ्यू मंथ्स बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द टेबल बाय मेयर। ये लूथर मेयर जो थे, इनके कुछ महीना पहले ही हमारे मेंडलीव साहब ने दिया था, जिस कारण से इनको रिकॉग्नाइज भी किया गया था उसी पुरस्कार से। रॉयल सोसाइटी में जो पुरस्कार दिया जाता था, जिस पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया गया, डेवी मेडल जिसको कहा जाता है, 1882 में दोनों को, लूथर मेयर साहब को भी और दिमित्री मेंडलीव साहब को भी। मेंडलीव ने क्या किया था, उसने अरेंज किया था अननोन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर, और उसने ढूंढा कि जो भी एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर हम अरेंज कर रहे हैं, तो ये सीरियली जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसके मैच कर रहे हैं। ग्रुप्स में इनका पीरियोडिक फंक्शन जो है एटॉमिक वेट हो गया, एज दिस इज नोन एज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। इस टेबल में जो आप देख रहे हैं ये मेंडलीव का बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल है, जिस पीरियोडिक टेबल से हमें स्पष्ट होता है कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास के आधार पर, देख लीजिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया गया है, और अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने मतलब सजाया था, एक पीरियोडिक टेबल का इन्होंने निर्माण किया था। मेंडलीव ने कुछ फीचर्स भी दिए थे कि आखिर इसका क्या फीचर्स होना चाहिए, किस तरह से एलिमेंट्स को हम रीअरेंज किए हैं तो उसके साथ कौन सा एलिमेंट्स कैसे रिएक्शंस करेगा, इसके उन्होंने कुछ साइलेंट फीचर्स दिए थे। तो इसके साइलेंट फीचर्स थे, जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप्स कहेंगे, ये टोटल 8 होंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज जो है ये पीरियड होंगे। 1 से लेकर 8 ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है, 2 सब ग्रुप्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप 0 जो होगा उसको नोबल गैस के नाम से जाना जाएगा। फिर नोबल गैस उस समय नहीं इन्वेंशन हुआ था जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया था, तो जिस कारण से उसको 0 ग्रुप कह के छोड़ दिया गया था। उसके बाद 2 कंस्टिट्यूटिव एलिमेंट्स होंगे जिनका डिफरेंस जो है एटलीस्ट 1 यूनिट होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों का एटॉमिक मास में एटलीस्ट 1 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेस अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका प्लेस इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे प्रेडिक्ट होगा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरह से होती। तो उस समय में उन्होंने उसका अननोन नेम दिया था इक्का सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे में था इसलिए उसका नाम दे दिया था इक्का सिलिकॉन। और भविष्य में ऐसे एलिमेंट्स इन्वेंशन हुए जिसका नाम जर्मेनियम था, और उसकी प्रॉपर्टीज भी मैच हो गई, तो इसलिए मेंडलीव की भविष्यवाणी सच भी हुई। व्हेन द टेबल हैज नो स्पेस फॉर द नोन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेंडलीव विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस change its atomic weight by the factor that would change the atomic weight of the element to fill up a gap into the table। जैसे उनको पता चलता था कि किसी भी मतलब जगह अगर स्पेस खाली है
तो बिना किसी रीजन के मेंडलीफ ने मतलब एटॉमिक वेट के आधार पर उस एलिमेंट्स को इधर से उधर मतलब अरेंज कर दिया। उन्होंने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, उस आधार पर उन्होंने अरेंज किया। तो ये सारे हमारे फीचर्स थे। अब आ जाइए कुछ एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव टेबल। द मॉडर्न विजन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इनके कुछ अच्छे एडवांटेजेस थे जो इन्होंने कहा था। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप में मैच होने चाहिए। हाईएस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट्स का हाईएस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। इन्होंने सेकेंड रो में फर्स्ट सेकेंड थर्ड उन्होंने डायगोनल रिलेशनशिप भी शो किया था, जो फर्स्ट का सेकेंड एलिमेंट्स का, सेकेंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ। और उन्होंने जो पोजीशन टेबल में गैप्स थे, तो मेंडलीव ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख करके from the positions of the gaps in the table Mendeleev predicted the properties of the missing elements। तो उस आधार पर उन्होंने अपना एलिमेंट्स का गैप इसलिए भी छोड़ा कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इस तरह से होगी और उसका प्लेस यहाँ पे होगा। Mendeleev used his periodic classification to rectify the atomic weight of the elements. For example, he changed the atomic weight of aluminum and boron from 40.5 and 16 to 27 and 10। देखो इस सिर्फ मेंडलीव के पास ये ताकत थी कि उसने एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट ही चेंज कर दिया था। एल्यूमिनियम का उस समय एटॉमिक वेट 40.5 था और बोरन का 16 था, तो उन्होंने चेंज कर दिया। नहीं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो होगा वो 27 होगा और बोरन का 10.7 होगा। अल्मोनियम कुड फिल द गैप बिटवीन द मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। यही रीजन था कि मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 था, सिलिकॉन का 28 था, और बोरन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, जिस कारण से एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास उन्होंने 27 कर दिया। वैसे ही बेरिलियम और कार्बन के बीच में उन्होंने एटॉमिक मास बोरन का 10.7 करके उसको वहाँ पर रिक्रूट कर दिया। अब आ जाइए, जैसे हम जानते हैं हर एलिमेंट्स का जैसे ही कोई भी साइंटिस्ट ने अरेंज किया है तो उसके मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होंगे। तो मेंडलीव्स के भी कुछ डिफेक्ट्स थे जो लिमिटेशंस के नाम से जाने जाते थे। डिफेक्ट्स और लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस सफर फ्रॉम सर्टेन ड्रॉबैक्स। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ पे होगा, हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स है या हेलोजन है, ये उन्होंने मतलब श्योर नहीं कर पाया कि अल्कली मेटल्स के प्लेस पे उसको क्यों रखा जाएगा। अगर हाइड्राइड्स है तो फिर मतलब उसको हेलोजन के साथ क्यों रखा जाएगा। उसी तरह कुछ और एलिमेंट्स थे जैसे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम, इनको जो डिफरेंट ग्रुप में क्यों नहीं प्लेस किया गया। मतलब फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा अल्कली मेटल्स, उसी के साथ ये कॉइनेज मेटल्स को क्यों रखा गया। बहुत सारे ऐसे अपवाद थे जो हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर में उठाए गए थे, जैसे सर्टेन केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड मरकरी और गोल्ड एंड प्लैटिनम आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स व्हाइल सम dissimilar elements are grouped together. Some examples like alkali metals, copper and silver and gold have been placed in the same group though they are dissimilar. Lanthanides and actinides do not find any proper place in the periodic table. Certain elements of higher atomic weight precedes other with the lower atomic weights. यही सारी रीजन थी जिस कारण से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी फेल हुआ। उन्होंने देखा कि आखिर जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो उसको जो है पहले रख दिया और जिसका एटॉमिक वेट कम है उसको बाद में रखा। जैसे आर्गन की बात करिए, आर्गन का एटॉमिक वेट 40 है और पोटाशियम का 39 है, तो आर्गन को पहले रख दिया और पोटाशियम को बाद में, क्योंकि उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन्होंने अरेंज किया था। तो बहुत सारे ऐसे बाद में विवाद खड़े हुए जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के खिलाफ थे। नो प्लेस इज ऑफर्ड फॉर द आइसोटोप और आइसोबार इन द डिफरेंट ग्रुप्स। किसी भी ग्रुप्स में आइसोटोप या आइसोबार के लिए डिफरेंट प्लेस नहीं रखा गया। नो एक्सप्लेनेशन इज अवेलेबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ वैलेंस स्टेट्स डिफरिंग बाय यूनिट्स ऑफ टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब कहे तो आपको कि बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स थे जिस कारण से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल भी हुआ। इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं प्रोवाइड किया गया था फॉर द anomalous behavior of the first member of a group, though the group never indicated the maximum valence state of the elements. This is not true for the group 8 elements except for ruthenium and osmium. तो बहुत सारे ऐसे विवाद थे जिस कारण से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल है। उसके बाद आए थे लॉथर मेयर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये दिसंबर 1869 में लॉथर मेयर साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल को इन्होंने भी पब्लिश किया। फर्स्ट पेपर ऑन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, लॉथर मेयर सबमिटेड अ पेपर इंटाइटल्ड द नेचर ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स एंड द फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक वेट्स। ये लॉथर मेयर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, याद रखना आप लोग।
ही वॉज नॉट अ जनरल। आज भले आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल नील बोर का पढ़ रहे हो, लेकिन यही पहले इंसान थे जिन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर पीरियोडिक टेबल सजाने के बाद, लेकिन उन्होंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। इन दिस पब्लिकेशन एम्फेसाइजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, मेयर पॉइंटेड आउट दैट इन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic weights. This periodicity was very clearly shown as Mayer by means of the atomic volume curves. The atomic volume of an element is obtained by dividing its atomic weight by its density. He plotted atomic volume versus atomic weight. उन्होंने क्या कहा था पता है? उन्होंने सीधा सीधी कहा था कि कोई भी, Mayer pointed out that the general properties of the elements, periodic functions of their atomic weight, जो सबसे पहले हमेशा से चलते आ रहा था कि एटॉमिक वेट ही उसका पीरियोडिक फंक्शन था। दिस पीरियोडिसिटी वाज वेरी क्लियरली शोन बाय द मेयर बाय मींस ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम कर्व्स। ये जो आप कर्व्स देख रहे हो ना, ये एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व्स है। कैसे पता चला? द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स एटॉमिक वेट बाय इट्स डेंसिटी। एटॉमिक वेट को उसके डेंसिटी से जब आप डिवाइड करोगे तो उसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। और ये जो आप कर्व्स देख रहे हैं वो एटॉमिक वॉल्यूम का है। उन्होंने एक ग्राफ को प्लॉट किया था जो एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, और जो कर्व, जो पीक्स जो आप देख रहे हैं ऊपर में, जो चोटी देख रहे हैं, द पीक्स इन द कर्व्स आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय अल्कली मेटल्स। इन्होंने कहा ये जितने भी पीक्स है जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके द्वारा ये पीक्स ऑब्टेन किए। उसके बाद आए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है पीरियोडिक टेबल बनाने में। इन्होंने क्या किया? मेंडलीव के लिमिटेशंस को उजागर करके उस पर उन्होंने काम किया। On studying the shortcomings in the Mendeleev periodic table, it became the apparent that atomic weight is not the fundamental property of elements. क्योंकि मेंडलीफ ने जिस तरह से एटॉमिक वेट में जो हेरा फेरी किया, उसने देखा कि एटॉमिक वेट इसका कम है फिर भी, या फिर इसका ज़्यादा है फिर भी, जो है मतलब वो पहले में उसका प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। तो ये मतलब हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देने वाले साहब, मोस्ले साहब ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और वो समझ गए कि एटॉमिक वेट जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ नहीं है एलिमेंट का। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो इसके स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो भी इसका होगा, लेकिन एटॉमिक वेट इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो उन्होंने क्लू ढूंढा और मोस्ले ने इसके ऊपर में एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोवाइड करके उनको जो मिला इन 1913, H.G.J. मोस्ले, उन्होंने पहले डिटेल में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, एक्सरे स्पेक्ट्रा इमिट करके हर एक एलिमेंट्स पर उन्होंने किया। जितना उस समय में 38 एलिमेंट्स थे तो उस के ऊपर में उन्होंने ब्रैक क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर, Mostly studied the spectra of 38 elements. He showed that the characteristics line could be separated into two distinct series, which then could be related to the पोटाशियम। मतलब उन्होंने उस समय में जो वो अलग अलग लाइन बनाया था KL रेडिएशन, जो बाद में बर्का और सेडलर ने इस चीज़ को स्टडी किया था 1908 में, और वो स्टडी करने के बाद उन्होंने K रेडिएशन एंड लेस पेनेट्रेटिंग रेडिएशन L रेडिएशंस के नाम से उन्होंने विख्यात किया था इस चीज़ को। तो मोस्ले ने क्या किया था? मोस्ले ने सबसे पहले उसने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसने रिसर्च किया, उसने एक्सरे स्पेक्ट्रा को इमिट करवा के देखा। उस समय 38 एलिमेंट्स पर उसने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया था, जिस आधार पर उसने दो भागों में बांटा, K और L रेडिएशंस, जो बर्का और सडलर ने बाद में इस चीज़ के ऊपर में रिसर्च करके 1908 में उन्होंने K रेडिएशन मतलब हायर और L रेडिएशन मतलब लोअर, जो इस आधार पर उन्होंने बताया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ले का जो रिसर्च था ये है। K अल्फा और K बीटा जो आप देख रहे हैं ना, यही है K और KL और KB जो आप देख रहे हैं, यही है लेस और मोर वाला जो रेडिएशन था। इस आधार पर उन्होंने माना था इंटेंसिटी और वेवलेंथ के आधार पर। Empirically, Mosley found that the frequency of the characteristics X-ray line could be related to their atomic number by means of the relation. तो उस समय में इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इनको लगा 100% श्योर नहीं थे। इन्होंने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर ही कहीं ना कहीं इसका पीरियोडिक फंक्शंस होगा। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो आप देख रहे हैं इंटेंसिटी, यहाँ पे √μ से इसको डिनोट किया, √μ इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B, वेयर A एंड B बोथ आर कॉन्स्टेंट एंड Z इज द एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट। द एक्यूरेसी of this relation is readily determined by plotting frequency against the atomic number। उसके बाद इन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बना करके इन्होंने दिखाया यहाँ पर कि आखिर
ये किस तरह से एलिमेंट्स को हम सजाएंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर मोस्टली यूटिलाइज बोर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बोर्स मॉडल इट इज उसके बाद मतलब जैसे ही उन्होंने बोर्स मॉडल को यूज किया तो दैट वाज रीजनेबल टू कंक्लूड दैट एक्सरे रिजल्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन द के और एल सेल द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने कहा कि इसका जो मेन एक्सरे रिजल्ट के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन सीरीज उन्होंने के और एल सेल दिया था, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर चार्ज पर ये डिपेंड करता है। क्या? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। एज द चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। Hence, the energy and frequency of X-ray emitted by the metals targets must depend on the atomic number of the target's element. Mostly found that the frequency and hence energy at the bright lines of the X-ray spectrum increases in a regular way as the atomic number increases. तो बहुत सारे रिसर्च के बाद मोस्ले ने देखा कि जिस तरह से ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, उन्होंने देखा एटॉमिक वेट भी इसके एटॉमिक नंबर भी इसके साथ इंक्रीज कर रहा है, उन्होंने फ्रिक्वेंसी भी देखा, उन्होंने एनर्जीज को भी देखा। तो इस आधार पर उन्होंने दिमाग लगाया कि ये सारा का सारा खेल जो है एटॉमिक नंबर का है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मोस्टली कंक्लूडेड दैट द एटॉमिक number is a measure of the positive charge on the nucleus of an atom. This property appeared to be the more fundamental property and the periodic law was modified as following. The properties of an elements are periodic functions of their atomic numbers. याद रखना, अभी भी जो पढ़ रहे हो यही रीज़न है कि मोस्ले को सबसे ज़्यादा अभी भी उनको फादर कहा जाता है। The properties of the elements are periodic functions of their atomic number. The above statement is known as modern periodic law. याद रखना, इस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। जब इसको चेंज किया गया, क्लासिफिकेशंस इसमें किए गए, तो 4-5 जो है मतलब डिफेक्ट्स 4 and 5 ऑफ द मेंडलीव टेबल डिसअपियर एंड द वेरियस anomalous pairs are found to occupy their proper places and different isotopes of the same element do not require separate position. उन्होंने कहा कि आइसोटोप्स के लिए अलग अलग पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, जिसका भी जो आइसोटोप्स है उसका एक ही एटॉमिक नंबर रहेगा, तो वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। The first comprehensive classification of elements was made by independently Dmitry Mendeleev in Russia and Lothar Meyer in Germany. While Lothar Meyer was primarily interested in the relationship obtained by plotting the magnitude of physical properties against the atomic weight, Mendeleev based his system on the classification of chemical characteristics as the periodic functions of atomic weights. The periodic law, after an elucidations of atomic structure and the discovery of isotopes, it was realized that the atomic number of an element is a more fundamental property of an element than the atomic weight. Thus, in its revised form, the periodic law is stated as the properties of elements are periodic functions of their atomic number. याद रखना बच्चों कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो उस समय में देखना जो साइंटिस्टों ने जो भी रिसर्च किया और जो भी थ्योरी उन्होंने कंसेप्ट के लिए दिया था, तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर ही सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है, उनकी पीरियोडिक फंक्शंस है। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर ही पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। मेंडलीफ ने खोजा बहुत कुछ, उन्होंने फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैच करना चाहा, उसमें देखा भी कि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे हैं, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक मोस्ले ने जहाँ तक अपना एक्सपेरिमेंट करके, ये लोथर मेयर ने भी अपना जहाँ तक किया, लेकिन मोस्ले ने जो करके दिखाया उससे ये साबित हो गया कि एटॉमिक नंबर ही पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स हैविंग क्लोजली सिमिलर प्रॉपर्टीज विल फॉल एट डिफिनिट इंटरवल अलोंग द लिस्ट। दिस टेबुलर arrangement of elements having similar properties placed in the vertical column is called periodic table. A large number of versions of the periodic table have been proposed, but one of the easiest to use and which is most closely related to the electronic structure of the atom is therefore so called long form of the periodic table. Long form of the periodic table may be regarded as an extended
form of the Mendeleev table. The main features of the bold long form of the periodic table as summarized as. अगर कोई पूछे कि आपको ये पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, तो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो 16 ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स देयर आर नंबर्ड एज 1A 2A 3A 3B से लेकर के 7B तक, 8B तक, फर्स्ट B से लेकर के 7A तक, 7 मतलब याद रखना फर्स्ट A से लेकर के फर्स्ट ए सेकेंड है, उसके बाद थर्ड बी से चालू हुआ, फिर सेवेंथ बी तक, फिर 8B, फिर फर्स्ट बी, फिर सेकेंड बी, फिर थर्ड ए से लेकर के 7A, फिर 0 ग्रुप। इस तरह से टोटल 18 को सजाया गया, जिसमें 8A जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो इसके आधार पर इनको बांटा गया। और जो न्यू IUPAC सिस्टम था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने रिकमेंड किया 1984 में कि 1 से लेकर के 18 तक ग्रुप रखो। ये जो है इस तरह से ए बी मत करो, 1 से लेकर के 18 तक ग्रुप को रखो, जिसमें अल्कली मेटल जो है उसको फर्स्ट ए करो, अल्कलाइन को सेकेंड ग्रुप करो। मतलब इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया। डी ब्लॉक्स को जो है ट्रांजिशन मेटल 3 से 12 तक, और उस तरह से पी ब्लॉक को जो है 13 से लेकर 18 तक। इस तरह से आप अरेंजमेंट कीजिए, और हर एक एलिमेंट्स का आप देखिए उसका एटॉमिक नंबर ही पीरियोडिक फंक्शंस होगा। इसीलिए टोटल 18 ग्रुप्स, लास्ट ग्रुप को नोबेल गैसेस उसमें रखा गया। और जो भी हमारी पुरानी स्कीम थी, जो रोमन न्यूमरल्स था, उसमें फर्स्ट ए सेकेंड ए, फर्स्ट बी सेकेंड बी, उस चीज़ को हटाया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, यही हमारा मेन पीरियोडिक टेबल बना। देख लीजिए एक बार, मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको। यस, यू कैन सी हियर, राइट। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को सजाया गया, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप में। और बहुत सारे सेल इनकम्प्लीट थे, जिनको नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद जितने भी बी वाले थे उस सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। फर्स्ट मतलब थर्ड बी से चालू हुआ 7th बी तक, फिर 8B को जो है 3 भागों में बांटा गया, 8, 9, 10, और 11th को, ग्रुप नंबर 11th को फर्स्ट बी, और ग्रुप नंबर 12th को सेकेंड बी के नाम से जाना जाता था। टोटल जो है 3 से लेकर के 12 तक, मतलब 10 ग्रुप को जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। इनके आउटर मोस्ट जो सेल थे उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह, इनकम्प्लीट सेल थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपना n-1d सब सेल में ऑक्यूपाई करते थे, उसके बाद np में भरते थे। जो हमारा 7th A और 0 ग्रुप था वो थोड़े रिएक्टिविटी ज़्यादा थे उनके, और 18th वाले नॉबल गैसेस थे। हॉरिजेंटल को, जितने भी हॉरिजेंटल रोज थे उनको पीरियड्स कहा गया, और जितने भी वर्टिकल रोज थे उसको ग्रुप कहा गया। तो टोटल 7 periods and 18 groups। द फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, हैविंग 2 elements हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड में लिथियम से लेकर के आर्गन तक, लिथियम से लेकर नियन तक, सोडियम से आर्गन तक, पोटाशियम से क्रिप्टन तक, रुबिडियम से जेनन तक, सीजियम से रेडन तक। इस तरह से पीरियोडिक टेबल को सजाया गया। और लास्ट में जो है आप एक्टेनाइट्स और लेंथेनाइट सीरीज को रखा गया, जिसमें 14 एलिमेंट्स थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक, और जो एक्टिनाइट सीरीज थे उसमें 92 एलिमेंट्स थे, लेकिन उसमें भी लास्ट तक लोरेंशियम तक रखा गया था। The noble gas has been grouped into the extreme right of the periodic table, and in this table the long periods have been extended and short periods have been broken so that accommodate the transition elements as their proper places। तो इस तरह से हर एलिमेंट्स को अपना अपना ग्रुप मिला, हर एलिमेंट्स को अपनी मतलब पीरियड्स मिले, हर ग्रुप्स मिले। तो इस तरह से merits of the long form of the periodic table, the long form of the periodic table has a number of merits other than Mendeleev periodic table in the following perspectives। Mendeleev के जितने भी प्रॉपर्टीज से उसके अलावा जो हमें मिला था ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स में आप देख सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक नंबर। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के आधार पर किया गया। It relates the position of element in the electronic arrangement in the atoms and it therefore nearly an ideal arrangement। electronic configuration जो है वो भी एटॉमिक नंबर को मतलब शूट करती है। उसी आधार पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिस आधार पर एटॉमिक नंबर है ये रिफ्लेक्ट करते हैं। इनका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, सिमिलर ट्रेंड्स है, जो भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में निकाला गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब जो है ग्रुप वाइज सबका सेम आ रहा है। इनर्ट गैस जो था वो कम्प्लीटली फिल था, मतलब उसके लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो हर एक इलेक्ट्रॉन्स फिल थे, इसलिए उनको इनर्ट गैस को लास्ट में मतलब हर एक पीरियड के लास्ट में रिप्रेजेंट किया गया, जिसको 0 ग्रुप नाम दिया गया। इस पीरियोडिक टेबल में 2
सब ग्रुप भी बनाए थे, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, जितना भी था उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। फर्स्ट ए, पहला ग्रुप को फर्स्ट ए, दूसरे ग्रुप को सेकंड ए, तीसरे ग्रुप को थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और तीन जो है हमारा 8 मतलब 8, 9, 10 ये जो टोटल है वो 8 भी, उसके बाद 11 को फर्स्ट बी और 12 को सेकंड बी, फिर 13वां ग्रुप को थर्ड ए से लेकर के उसी तरह सेवन्थ ए और फिर 0 ग्रुप में डिवाइड किया। द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोर clearly understood and their place in a long period is justified in the light of their electronic configuration। मतलब जितना भी S ग्रुप, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट्स को जो सजाया गया था उनके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी देखा गया, क्या सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। जो पोजीशन उन्होंने लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को दिया था, क्या आखिर उनका जो केमिकल बिहेवियर है ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग है, इसीलिए उनको नीचे रखा गया। इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द रिप्रोड्यूस ऑफ लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल्स। लेकिन मैंने आपको बताया है जिस चीज़ के अंदर गुण है उसके अंदर अवगुण भी है, तो इसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे। ऑल्दो द लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल इज सुपीरियर टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल in many respect but it retains some of the defect as such this listed। देखो कितना भी अच्छा कर लो कुछ ना कुछ बुरा रह ही जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर भी डिफेक्ट रहा। क्या क्या था? द ग्रुप्स नॉमेनक्लेचर A and B as mentioned earlier is arbitrary and confusing। The designations is often interred from the group 3 to 7। To overcome this problem, use is being made for a new IUPAC nomenclature along the traditional nomenclature। देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, सही कहा गया यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी बहुत ही कन्फ्यूजन्स था। 3 to 7 मतलब पहले बी को क्यों लिया गया, फिर ए को क्यों लिया गया, तो IUPAC ने इसके आधार पर कुछ सॉल्यूशंस निकाला। द प्रॉब्लम ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल रिमेन अनसॉल्व। सही बात है, अभी तक हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए कि 17th ग्रुप में रखना चाहिए, ये भी अभी तक प्रॉब्लम है ही। SP ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स थे, the presence of transition elements between S or P block interrupts the regular change in character along the S-P blocks rows। There is a little chemical justification for the presence of these elements between S and P block। तो अभी भी ये सारे विवाद खड़े हैं कि S और P block के बीच में अभी जो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डाल दिए हो तो एक विवाद के रूप में खड़ा हो गया। लेकिन थर्ड पीरियड तक तो ये विवाद नहीं था, लेकिन फोर्थ पीरियड से ये विवाद के रूप में खड़ा हो गया था। देयर इज अ लिटिल जस्टिफिकेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स बिटवीन द S एंड P ब्लॉक। जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दिया गया, जबकि उन फैक्ट ये है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल देयर इज नो अटेम्प्ट टू सिस्टमाइज द एलिमेंट्स इनटू द यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसमें मेटल नॉन मेटल के ऊपर उतना जोर नहीं दिया गया है। In terms usually associated with the elements in the long form for the table such as representative transitions should be regarded merely as conventionally labeled and have no definite associated meaning। ये जो सीधा सीधी हम लोग कहते हैं ना S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो इससे पहले था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ट्रांजिशन। S और P ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता था, D ब्लॉक को ट्रांजिशन और F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता था, जिसका भी बाद में ये सारा मतलब कंक्लूजन्स निकाला गया, देखा गया कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। तो मेंडलीव ने जिस तरह से टेबल को बनाया था वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के कारण उसका फेल हुआ था। लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जो है उसको पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा गया? जब 7 पीरियड थे तो उसको मतलब फिर खड़ा कर दे तो पीरियोडिक टेबल कैसा लगता? ये सारे अनएबल थे। द अरेंजमेंट इज अनएबल टू रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैनी एलिमेंट्स। अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के ऊपर में विवाद चल ही रहा। द IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर न्यू एलिमेंट्स 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ था उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। ये आपको भी पता होगा कि डिस्कवरी जब जैसे ही मतलब यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ था, साइंटिस्ट ने जितने भी एलिमेंट्स को डिस्कवर किए थे, हर एक एलिमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद सिर्फ वो सारे एलिमेंट्स जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुए थे। IUPAC ने इस चीज़ के ऊपर में काफ़ी रिसर्च किया और उन्होंने रिकमेंड किया कि 103 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रखा जाए। जैसे 104 रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, उसका नाम होगा रदरफोर्डियम, उसका एटॉमिक मास 261। उसके बाद डबनियम, सियावोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मिल्थेरियम, ड्रमस्टेडियम, रॉन्जीनियम, ये सारे जो है साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसको रखा गया 1997 और 1998 में। अब आ जाइए, all these are synthetic elements created via nuclear bombardment। Few atoms of these elements have been made and their properties are very
पुअरली अंडरस्टूड। याद रखना ये सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स है, कोई भी बोलोगे नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है। और सिंथेटिक एलिमेंट्स बना सकते हैं साइंटिस्ट, जो उन्होंने करके दिखाया, और इस आधार पर आप देख सकते हैं 104 से लेकर के 111 तक। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। याद रखना सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हो सकती, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को भी लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जोर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होना चाहिए जिस आधार पर पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में देखा तो उसका NS1 NS2 हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप of the various energy levels. On inspection, it can be seen that a new period begins with the first electron occupies a new energy cell that is called principal quantum level. Thus, each new period begins with an element whose outermost cell electronic configuration is NS1. A period terminates when the S and P orbitals are fully occupied, the configuration NS2 and P6. This, however, is not true for the first period as NS1. N is equal to 1, so no P orbital exists. याद रखना फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है तो NS2। सेकेंड और थर्ड पीरियड में जो है टोटल 8 एलिमेंट्स है तो NS2 and P6. So for the first period N is equal to 1 and other configuration for hydrogen, the first element is 1s1. Since in this level one or more electron could be accommodated before the higher quantum cell N is equal to 2 is there. याद रखो कोई भी एनर्जी सेल जाने से पहले जितना जगह खाली है उस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए तो ही जाकर के दूसरे ऑर्बिट से स्टार्ट होगा। इसीलिए NS1 के बाद NS2 होना चाहिए। 1s1 के बाद 1s2 जब तक नहीं होगा तब तक वो सेकेंड सेल में नहीं जाएगा। तो इसीलिए सेकेंड सेल जाने से पहले 1s1 के बाद 1s2 होना जरूरी था, जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इसी प्रकार से दूसरा पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं लिथियम से लेकर के नियॉन तक किस तरह से 2s1 से लेकर 2p6 तक, फिर तीसरा 3s1 से लेकर के 3p6 तक, फिर चौथा एलिमेंट जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ से डी ब्लॉक का स्टार्टिंग हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये नीचे में देख रहे हैं आप, यहाँ से एफ ब्लॉक शुरू है, यहाँ पे ये जो लुथेनियम है और लॉरेंशियम है, सीजियम से लुथेनियम तक और थोडियम से लॉरेंशियम तक ये दोनों एफ ब्लॉक है। ये हमारा एस ब्लॉक है, आप देख सकते हैं ये डी ब्लॉक है 3D1 वाला, और 3D2 से ये जो है एफ ब्लॉक का डिवीज़न हुआ था 6th और 7th पीरियड में। ये पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना आप लोग, ये हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को ही इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो थर्ड पीरियड में इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p6, लेकिन फोर्थ पीरियड में 4s2 3d10, उसके बाद 4p6, मतलब फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक का स्टार्टिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लेवल जो है 3d पहले आना चाहिए, उसके बाद 4p आएगा। तो 4s 3d 4p ये फुलफिल होने के बाद जब आप फिफ्थ पीरियड में जाओगे तो फिफ्थ पीरियड में पहले 5s 4d उसके बाद 5p, लेकिन जब 6th और 7th पीरियड में जाओगे तो 6s के बाद 4f, तब 5d, तब 6p, उसी तरह 7s 5f 6d उसके बाद 7p। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स, फोर्थ में कितने, फिफ्थ में कितने, सिक्स्थ में कितने, सेवन्थ में कितने। सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर, कौन कौन सा ऑर्बिटल फुलफिल होगा वो यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3p के बाद 3d छोड़ दिया है क्योंकि 4s के बाद 3d होगा इसीलिए। तो आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन s, p, d एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर याद रखना कि हर एक एलिमेंट्स को जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया था, as a careful examination of the electronic configuration of the elements reveals that they may be divided into the 4 sections or blocks in the long form of the periodic table. The division is on the basis on what the last electron goes, s, p, d or f blocks or f orbital. These elements in the long form of the periodic table are divided into s, p, d and f blocks. The elements in which s, p, d and f orbitals are being filled up are grouped naturally in the long form of the periodic table for the purpose of filled up the group naturally in the long form of the periodic table. For the purpose of this type of division of elements, we consider the orbital of the highest energy into which the last electron goes. This orbital may not always belong to the outermost cell. अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, इन्होंने बांट दिया s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। क्यों बांटा, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता था, तो इसीलिए उसको s ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को s ब्लॉक, 3 से लेकर के 12 तक d ब्लॉक,
13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक, और नीचे में जो 2 है उसको एफ ब्लॉक, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उस एलिमेंट्स के ऑर्बिटल में जाता था, इसीलिए उसको उस ब्लॉक का एलिमेंट्स का। एस ऑर्बिटल का मतलब जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह दिया। उसी तरह से पी ब्लॉक, उसी तरह से डी ब्लॉक, उसी तरह से एफ ब्लॉक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 NS2 एस ब्लॉक का, इसका NS2 NP1 से लेके NP6 तक, इसका NS2 N-1 D1 से लेके 10 तक, फिर NP6। एफ ब्लॉक का N-2 D N-2 F1 से लेके 14 तक, N-1 D 0 से लेके 1 तक, और NS2। ये हमारा एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। उसके बाद जो अदर टाइप्स के एलिमेंट्स थे, जैसे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में हर एलिमेंट का लास्ट में जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए। यू कैन सी हियर with the exceptions of helium which has the electronic configuration 1s2, all of the members of this group elements may be characterized by the configuration ns2 np6। जितने भी इनर्ट गैस है सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np6 है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का ns2 ही है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें S और P कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसको नन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पी ब्लॉक जो नन, देखो याद रखना, नन ट्रांजिशन को ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया और ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को कहा गया। रिप्रेजेंट में आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इस दोनों को आप क्या कहोगे? representative elements. The member of this group of elements have their outer electron cell incomplete. Thus, any atom with an outer electron configuration NS1 to NS2 NP6, right? तो यही सारा रूल था जिसमें जिंक जो है, दिस इंक्लूड्स द कॉपर एंड जिंक फैमिलीज। सम ऑथर्स प्रिफर टू कंसीडर दैट लेटर 6 metals as transition elements because their physical and chemical similarities with the transition elements। होता देखो बहुत सारी चीज़ों के आधार पर उनको वहाँ पे रखा है। कॉपर और जिंक को नहीं रखना चाहिए था ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा तो वहाँ पर उसको रखना पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जितने लोग थे वो सब ज़्यादा जोर दे रहे थे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, चाहे वो एटॉमिक वेट के आधार पर ले या ट्रेड्स लॉ के आधार पर ले, सब लोगों ने फोकस किया था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो केमिकल बिहेवियर है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, आप देखोगे दे लार्ज एक्सटेंड बाय द टेंडेंसी फॉर those atoms to gain, lose or share electrons in such a manner as to attain the electronic configuration of an inert gas of next higher or lower atomic number, or so called pseudo inert gas configuration। pseudo inert gas configuration, जिस तरह से जिंक वाले ग्रुप को pseudo transition elements कहा, उसी तरह से जो नियर बाय होगा उसको pseudo inert gas configuration कहेंगे, जो inert gas configuration को फॉलो करते हैं। Many of the metals and all of the non-metals and metalloids constitute the group representative elements। उस तरह से D ब्लॉक में आप देख सकते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, N-1 D 1 to 10 NS2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसमें क्रोमियम और कॉपर का जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए था, और जो एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्टेशंस जो था 3D4 4s2 का, लेकिन यहाँ पे 3D5 4s1 होता है, और कॉपर का 3D9 4s2 का वो 3D10 4s1 होता है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक को भर दिया जाता है। तो डी ब्लॉक जैसे ही फुलफिल हो जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं, जिस कारण से इनको स्यूडो भी कहा जा सकता है। लेकिन इनके बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो सिर्फ 4s में जाके भरेगा, इसीलिए जो कॉपर है, कॉपर का लास्ट इलेक्ट्रॉन, कॉपर के बाद वाला जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है जिंक, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 को फुलफिल करेगा, जिस कारण से जिंक को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। टोटल 4 पीरियड है, 3D 4D 5D 6D हमारे डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ग्रुप थर्ड ए मतलब थर्ड बी से स्टार्ट होता है हमारा पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड ए से पी ब्लॉक, थर्ड बी से डी ब्लॉक। तो थर्ड डी जो है हमारा ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, ये हमारा टोटल का टोटल डी ब्लॉक है, जिसमें आप स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, इट्रियम से कैडमियम तक, उसके बाद लेंथेनाइट से लेकर के मरकरी तक, उसके बाद एक्टेनाइट से लेकर के लास्ट में 112 तक, मतलब अन बायम तक। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है अलग अलग ये शो करते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है, इनका स्टेबल कंपाउंड्स होता है, जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-2 F1 to 14, N-1 S2, N-1 P6 और D जो है 0 और 1 होगा। तो यही इनका मेन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं। सिर्फ 2 ही पीरियड है इनका। ये सब के सब
थर्ड बी ग्रुप के एलिमेंट्स है। ये 4F जो है हमारा 58 से लेकर के 71 तक, और 5F जो है हमारा 90 से लेकर के 103 तक है। तो ये थे हमारे पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशंस। उसके बाद जो है रिएक्शंस है। रिएक्शंस का मतलब किस तरह से एलिमेंट्स जो है रिएक्ट करते हैं और किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशंस करते हैं, जैसे हाइड्राइड्स हो गया, ऑक्साइड्स हो गया, कार्बाइड्स हो गया, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं किस तरह से रिएक्शन करते हैं, ये सारा पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि किस आधार पर पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशंस हुआ था, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के साथ समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।